नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो बलरामपुर से आ रही है, जहां विदेशी फंडिंग और नेटवर्क को लेकर एटीएस अब सवाल पूछेगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सामने आए एक बड़े अवैध धर्मांतरण रैकेट के मामले में मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सौंप दिया गया है। यूपी एटीएस को कोर्ट से रिमांड मंजूर हो गई है, जिससे अब एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की तैयारी में है। झांगुर बाबा और नीतू को शनिवार को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को बाबा की बलरामपुर स्थित कोठी पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। यूपी एटीएस को छानबीन के दौरान धर्मांतरण से जुड़े कई डिजिटल दस्तावेज, शपथ पत्र और इस्लामिक प्रचार सामग्री मिली है। शुरुआती जांच में यह मामला सामने आया है कि नीतू नसरीन ही ब्रेन वॉश मॉडल चला रही थी। वह खुद को पीड़ित बताकर लड़कियों को बहकाती थी। वह कहती थी कि मैं बीमार थी, बाबा से मिली तो सब ठीक हो गया। यही कहानी कई लोगों पर आजमाई गई और कथित रूप से उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बलरामपुर से, जहां जलालुद्दीन और नसरीन की 7 दिनों की पुलिस रिमांड दी गई है और अब एटीएस विदेशी फंडिंग और नेटवर्क को लेकर उनसे सवाल पूछेगी। एटीएस के पास इस पूरे संदर्भ में यह भी बताया जा रहा है कि कई सबूत हैं और बलरामपुर में बड़े अवैध धर्मांतरण रैकेट के सामने आने के बाद इस मामले में मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू को 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में सौंप दिया गया है। एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की तैयारी में है और झांगुर बाबा और नीतू को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद बलरामपुर में उनकी कोठी पर बुलडोज़र भी चलाया गया, जिसकी तस्वीरें लोगों ने देखी है और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया था। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी आनंद, तो अब यह माना जाए कि यह तो होना ही था और अब पुलिस कस्टडी चूँकि मिल ही गई है, तो इसमें और कितने लोग शामिल हैं, कितने लोग इसे पर्दे के पीछे से संचालित कर रहे हैं, इन सब के बारे में अब जानना आसान हो पाएगा एटीएस को? या पूरे मामले पर अभी तक की अपडेट क्या है? ये पुलिस ने ये कस्टडी इसकी दी है झांगुर बाबा की, क्योंकि पुलिस ये जानना चाहती है कि किस तरह का ये नेटवर्क है, कहाँ तक फैला है, क्योंकि विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया है, जहाँ पर ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। धर्मांतरण का मामला है तो कई मामले हैं, कई सहयोगियों के बारे में भी पुलिस जानकारी मिली है, सहयोगी को अरेस्ट भी किया गया। अब पुलिस पूरा ये छानबीन करना चाहती है कि ये जो धागा है कहाँ से कहाँ तक, ये कितना लंबा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और कौन कौन इस नेटवर्क में शामिल है, क्या कोई हाई प्रोफाइल लोग भी हैं, या तमाम जो गहन छानबीन पुलिस करेगी। अब पुलिस को करने में आसानी होगी जब पुलिस को कस्टडी मिली है। तो आप ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसा कहा था, जल्लाद की संज्ञा दी थी और ये कहा था कि किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी कार्रवाई में, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, वो अब लग रहा है कि उसकी राह पर पुलिस चल रही है। आनंद, बहुत बड़े पैमाने पर यह धर्मांतरण का अवैध रैकेट भी चला रहा था। क्या कुछ भी प्रारंभिक फिगर पता है, क्या आंकड़े कि कितने लोगों का अभी तक इसने धर्मांतरण करा दिया था, या अभी बहुत जल्दबाजी होगी? देखिए कुणाल, धर्मांतरण कराया है बड़ी संख्या में, ये तो सार्वजनिक रूप से सामने आ चुका है। क्या संख्या है, कहाँ कहाँ पर कराया है, किस तरह का नेटवर्क है इसका फैला हुआ, इसी की जांच पुलिस अब आगे करेगी और ये पता लगाएगी कि इस नेटवर्क में धर्मांतरण का जो इसका गिरोह चल रहा था उसमें कौन कौन और लोग शामिल हैं। और ये तमाम चीजों को जानने के लिए पुलिस कस्टडी जो इसको मिली है 16 तारीख तक, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट अब निर्वाचन आयोग की ओर से बिहार में मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ताओं अरशद अजमल और रुपेश कुमार की ओर से दाखिल याचिकाओं को भी अनुमति दे दी। इन्हें बृहस्पतिवार को सुनी जाने वाली याचिकाओं के समूह में जोड़ दिया गया है। दोनों कार्यकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि यह प्रक्रिया जन्म, निवास और नागरिकता से संबंधित मनमानी, अनुचित और असंगत दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं को लागू करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करता है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूची पुनरीक्षण के खिलाफ एक के बाद एक कई याचिकाएं दाखिल हुई है। पूरे बिहार में असमंजस और अस्थिरता की स्थिति है। वोटर्स ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो आदेश आया है उसको लेकर तमाम बिहार वासी और राजनीतिक दल के लोग भी एकजुट हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटा दिया है और अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। विवेक सिंह चंदेल हमारे संवाददाता भी इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, बिहार में जिस तरह से मतदाता सूची संशोधन के कार्य के लिए आदेश जारी हुआ, उसके बाद रेपरकशंस हम खूब देखे हैं। कल बहुत बड़े पैमाने पर बंद भी बुलाया गया, उसका असर कितना रहा यह अलग बात है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया है तो इस मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है, आज सुनवाई के दौरान किन पॉइंट्स पर बहस हो सकती है? बिल्कुल, जो जो बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है, इसको लेके जो याचिकाएं दाखिल किए गए उनमें ईडीआर के साथ साथ कई राजनीतिक दल विपक्षी, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, सीपीआईएम समेत और भी लोग हैं। इसके अलावा कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी आए। इसके अलावा 2 याचिकाएं फिलहाल अभी तक जो नॉलेज में आई हैं उनमें एक अश्विनी उपाध्याय और दिल्ली के ही रहने वाले हिंदू महासभा के एक मेंबर की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं। उसका कारण सिर्फ इतना है कि लगातार जो डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, क्योंकि जो देश का फेट है वो चुनाव में मतदाता ही तय करते हैं, और अगर मतदाता ही जो अपने देश के नहीं होंगे तो देश की दिशा और दशा को कैसे तय करेंगे। ऐसा करते हुए जो एसआईआर है इसका समर्थन किया गया और ये कहा गया कि एसआईआर होना चाहिए। क्योंकि जो हिंदू महासभा की तरफ से याचिका दाखिल की गई है एक कार्यकर्ता की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि क्योंकि जो नोन फैक्ट उनके नॉलेज में आया है कि 2003 में ही एसआईआर कराया गया था, जिसके बाद एसआईआर नहीं हुआ, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 से 10 हजार ऐसे वोट पड़ते हैं जिनका कोई रिलेवेंस नहीं होता है, जिनकी कोई जानकारी नहीं होती है। और वो जो विधानसभा चुनाव है, ऐसे चुनाव में इन वोटों की बहुत महत्व होता है। ऐसे में जो भी मतदाता इसमें शामिल किए जाए उनकी पूरी जानकारी और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि देश की राजनीति को या देश की जो दिशा है उसको तय करने के लिए जो वोट दिया जाए वो सही लोगों का हो। वहीं जो इसके खिलाफ एसआईआर के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि चूंकि सरकार की तरफ से, माफ कीजिएगा सरकार नहीं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से 24 जून का जो आदेश दिया गया उस आदेश के मुताबिक ये था कि कुछ 11 दस्तावेजों का जिक्र किया गया और ये कहा गया उन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। लेकिन बिहार के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो दस्तावेजों की बात कही गई है उन दस्तावेजों के बारे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में क्या उनके वोटिंग राइट खत्म हो जाते हैं? इसके अलावा कुछ ऐसी याचिकाएं दाखिल की, उसमें एक ये भी सवाल कहा गया है कि इसमें केंद्र सरकार के पास भी एक पावर होता है जिसके तहत वो ये देख सकती है कि कैसे इसमें इंटरवीन किया जा सकता है। इसके अलावा खास तौर से अब हम बात उसकी कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर को लेके क्या क्या, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ चीजें और स्पेसिफाई कर दी गई, जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी का नाम चुनाव इसे एसआईआर की वजह से रुक जाता है तो वो बीएलओ और जो डीएम होता है वहां तक की क्षमता है कि वो उनकी बात को सुन सकते हैं और उनको लगता है तो उनको वोटिंग का अधिकार दिया जा सकता है। लेकिन जो एसआईआर की वजह से लोगों का ये कहना कि हम उनके मताधिकार को छीन लिया जाएगा वो बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ स्पष्टीकरण है, एक पुष्टि की प्रक्रिया है जिसके तहत ये तय करने की कोशिश की जा रही है कि वही लोग वोट दे सके जो भारत के नागरिक हो। तो जो ये तमाम चीजें इनके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें रखी जाएंगी, क्योंकि जब ये याचिकाएं दाखिल की गई थी और उसके बाद से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो
क्लैरिफिकेशन आया है, उस क्लैरिफिकेशन को कोर्ट के सामने जब इलेक्शन कमीशन रखेगा तब ये देखना होगा कि क्या कोर्ट इसमें इंटरवीन करता है, क्योंकि जो सबसे लास्ट पॉइंट है जिसको अभी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, जिसमें ये कहा है कि डीएम और जो बीएलओ और जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनके पास भी आप अपनी बात रख सकते हैं और उनके द्वारा भी ये तय किया जा सकता है कि इनको वोट देने का अधिकार दिया जाए या नहीं। ऐसे में अब इन याचिकाओं का महत्व क्या बचता है ये देखना होगा। लेकिन ये भी एक सवाल है कि जो एसआईआर के समर्थन में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उन याचिकाओं को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट कोई जवाब माफ कीजिएगा, कोई इसमें आदेश जारी करता है? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट के सामने आने के बाद तय होंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बहुत हद तक चीजों को साफ कर दिया है कि अब लोगों का मताधिकार का जो शंका है उसको दूर करने के लिए डीएम और जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनके पास भी आप अपनी अपील कर सकते हैं और वो आपको मौका देने के बाद आपको वोट देने का अधिकार दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त की एक और बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। झारखंड सरकार ने इस बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं, जहां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की एक अहम बैठक होने वाली है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह भी इस खबर पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं? कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि ये जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है वो अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 11 बजे है रांची राजधानी के रेडिसन ब्लू में शुरू होने जा रहा है। ये देखा जाए तो एक्चुअली में ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 के अंतर्गत देश में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी और केंद्रीय गृह मंत्री इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या हो, उपराज्यपाल हों या प्रशासक हों, इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो ये जो है आज इसमें जो है 4 राज्य के जो है मुख्यमंत्री जो है, इसमें 4 राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो आज इस परिषद की बैठक में भाग लेंगे। कल जो है 10:11 की फ्लाइट से कल जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची आए थे और वहाँ आज जो है इसमें आज जो मंत्री परिषद की इसमें जो क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होगी, इसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री, बंगाल के मंत्री जो हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, डिप्टी सीएम पार्वती परिदा और बिहार का जो प्रतिनिधि मंडल जो होगा वो मंत्री विजय चौधरी होंगे, सम्राट चौधरी होंगे, हमारे जो मेजबान जो हैं हेमंत सोरेन होंगे और उनके साथ मंत्री राधाकृष्ण किशोर, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर होंगे, मंत्री दीपक बिरुआ होंगे, मुख्य सचिव होंगे, वंदना डाटिल होंगे। तो ये तमाम जो उनका कुंभा यानी 70 सदस्यीय टीम जो है इस मंत्रिपरिषद की बैठक में ये जो होता है। इसके जो मेन जो मुद्दे पर जो बात होनी है, तो जैसे ये यौन अपराधों को त्वरित कैसे निपटाया जाए, विशेष अदालतों को एफटीएसी का कैसे क्रियान्वयन किया जाए और पोषण में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, बिजली में और जो है सहकारी प्रणाली को कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो बातचीत होगी। ओके अजय, आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पुंछ जिले में सुरक्षाकर्मी और कैदियों के बीच झड़प हो गई। इसमें एक कैदी घायल हो गया है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में उसका उपचार कराया है। मरहम पट्टी के बाद कुछ घंटे चिकित्सकीय निरीक्षण में रखने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार यह घटना तब हुई जब कश्मीर में कुछ विचाराधीन कैदी एकत्रित हुए। उन्होंने सभी कश्मीरी कैदियों को एक साथ रखने की मांग करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने जेल में भोजन बनाने वालों के साथ झगड़ा किया। जब जेल अधिकारियों ने अपनी अपनी बैरकों में लौटने के लिए मनाने की कोशिश की
तो कुछ कैदी एक ही बैरक में घुस गए और उस बैरक को चादर से अंदर से बंद कर लिया। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प की खबरें आई। पुंछ जिले की यह खबर है और इस पूरे झड़प में एक बंदी भी घायल हुआ था। हालांकि प्रारंभिक उपचार के बाद उसे वापस पुलिस के हवाले कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों और कैदियों के बीच जिला जेल में एक झड़प हो गई और इसमें एक कैदी के घायल होने की सूचना है। ज़िला अस्पताल में उसका उपचार कराया गया, फिर उसे पुलिस के हवाले भी किया गया। जो जानकारी मिली है उसमें यह बताया गया है कि कश्मीर में कुछ विचाराधीन कैदी एकत्रित हुए थे और उन्होंने कश्मीरी कैदियों को एक साथ रखने के बारे में मांग की थी। जेल में भोजन भी बनाने वालों के साथ इस पूरे प्रसंग को लेकर झगड़ा हो गया। जब जेल के कर्मचारियों ने उन्हें अपनी अपनी बैरक में लौटने के लिए कहा तो कैदी एक ही बैरक में घुस गए और उसके बाद उसे अंदर से बंद कर लिया, चादर से ढक दिया और उसके बाद यह पूरी रसाकशी हो गई है सुरक्षा कर्मियों और कैदियों के बीच। पुंछ से यह खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अब स्थिति सामान्य है, जो निकलकर बात सामने आ रही है। एक कैदी के घायल होने की बात बताई गई है, जिसे सुखदेव सिंह ज़िला अस्पताल में उसका इलाज करवाया गया। कुछ देर ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। उस बीच अगली बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में गुरुवार सुबह बारिश के बीच भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए। भूकंप के झटके सुबह 9:04 में महसूस किए गए। ये झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार और सोनीपत में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर बताया जा रहा है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.4 रही है। भूकंप के झटकों से डरकर लोग घरों और दफ्तरों से निकलकर बाहर की ओर भागे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली एनसीआर से, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 10 सेकंड तक उसकी टाइमिंग बताई जा रही है। लोग घरों से बाहर निकले। भूकंप के झटके जो महसूस किए गए वे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार और सोनीपत में महसूस किए गए। जो टाइमिंग बताई जा रही है वो सुबह 9:04 की है और तकरीबन 10 सेकंड तक इसके झटके महसूस किए गए। हमारे संवाददाता रजत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। जी रजत, एक तो बारिश का आलम और उसके बाद भूकंप के तेज झटके, इस पूरे खबर पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास, साझा कीजिए। बिल्कुल कुणाल, अगर हम भूकंप की बात की जाए, एक तरफ भीषण बारिश हो रही है, उसके बाद भूकंप का आना, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में वो भूकंप आया है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, हरियाणा, तो हर तरफ हाहाकार मच गया था। जो लोग बड़ी बड़ी इमारतों में सो रहे थे या किसी घर पे मौजूद थे, वो अचानक से कुछ सेक्टरों से लोग बाहर निकले, क्योंकि भूकंप की तीव्रता की बात की जाए तो 4.4 नापी गई है। इसका जो केंद्र है वो हरियाणा माना गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूकंप के बाद जो लोगों का कहना है कि जो घर में किचन में जो बर्तन रखे हुए थे वो अचानक से हिलने लगे हैं, साथ ही पंखा भी हिला है। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं, लोग घरों से निकले हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, अभी तक किसी भी जगह पर कोई भी घटना सामने आई, जनहानि जैसी कोई भी या किसी इमारत में कोई बड़ी घटना है वो सामने नहीं आई है। ये जरूर है कि तीव्रता की बात की है तो 4.4 नापी गई है। सुबह 9:04 आए थे। लगभग 10 सेकंड तक भूकंप के झटके हैं वो लोगों ने महसूस किए हैं। कुणाल, ठीक है, बहुत धन्यवाद रजत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो हमारे संवाददाता रजत हमें बता रहे थे कि किस तरह 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोग अपने घरों से बाहर निकल गए।
और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।